नमस्कार प्यारे बच्चों, सर्वत्र ज्ञानशाला के YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण और आज आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराऊं इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप सब लोग जब तक अपने सामने फ्रंट पर ला कर के क्वेश्चन पेपर नहीं रखेंगे तब तक आप क्लियर नहीं हो पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इसके डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन पेपर को लगा दे रहा हूँ, वहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9838682088। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, और नहीं तो अपने रिसोर्सेज से पता कर पाएँ तो उससे पता कर लीजिएगा। फिलहाल मैं जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है मैथमेटिक्स का, मैं सेकंड सेमेस्टर के उस मैथमेटिक्स के पेपर को डीएलएड के आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे हैं। उसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसने पूछा है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी दो असमान परिमेय संख्या, सपोज दैट मान लिया कोई एक परिमेय संख्या 1/2 है और दूसरी कोई परिमेय संख्या 1/3 है। इन दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्याएं खींची जा सकती हैं, कुल कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, यही हमको निकालना है। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की जब हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके उसका क्या निकाल लेते हैं, आधा कर लेते हैं। तीसरी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच की निकल आती है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तो इसके बीच की यहाँ पर मान लिया कोई ए निकल के आ गई। फिर हम देखेंगे ये जो निकलेगी, फिर इन दोनों के बीच का जोड़ के आधा करेंगे तो एक और बी यहाँ पे निकल आएगी। फिर अगर देखें इन दोनों के बीच का आधा निकालेंगे तो एक सी निकल आएगी। फिर ए और सी के बीच में निकालेंगे तो डी आ जाएगी। ए और बी के बीच में निकालेंगे तो ई आ जाएगी। इस तरह से बी और ई के बीच में निकालेंगे और आ जाएगी। लगातार आप देखेंगे किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं आप निकालते ही रहेंगे। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन ये है। उसने कहा कि निम्नांकित कथनों में सत्य कथन बताना है। पहला उसने स्टेटमेंट दिया है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये उसका स्टेटमेंट है। आपको सत्य या असत्य बताना है। तो एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो आप जैसे मान लिया सपोज दैट हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक +3 है, और जब भी हम किसी धनात्मक पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह उसका विपरीत हो जाएगा। +3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -3 होता है। तो उसका कहना है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है क्या। तो आप निश्चित रूप से कह पाओगे हाँ, +3 सदैव -3 से क्या होगा, बड़ा होगा। चाहे हम +4 ले लें तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -4 होगा। ये हमेशा प्लस जो चिन्ह होगा अपने माइनस वाले चिन्ह से बड़ा ही होगा। अतः ये वाला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेकंड उसने क्या कहा है, सेकंड में कहा है उसने कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब आपको इसमें सोचना है, एक ऋणात्मक प्रतिलोम जो पूर्णांक है, मान लिया अपनी तरफ से कि कोई ऋणात्मक पूर्णांक है हमारे पास 3 -3। एक ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास -3 है। क्या है, कह रहा है इसका योगात्मक प्रतिलोम आएगा तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, +3। अब कह रहा है कि उससे क्या बड़ा होता है, तो ऋणात्मक प्रतिलोम जो पूर्णांक होगा अपने योगात्मक प्रतिलोम से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या -3 +3 से बड़ा हो सकता है? आपका जवाब होगा नहीं बड़ा होगा। +3 -3 से बड़ा होगा। ये बात उल्टा है। अतः यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा इसी में है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है कह रहा है। आप जानते हैं संख्या रेखा पर जब भी आप पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं तो इस तरह से +0 +1
+2 +3 और ये -1 -2 -3 इस तरह से आप प्रदर्शन करते हैं। तो निश्चित रूप से शून्य एक आधार होता है पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक ना हो तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि -2 और शून्य में कौन सा बड़ा है, या -2 और 1 में कौन सा बड़ा है। तो निश्चित रूप से ये पूर्णांक होता है, अतः ये कथन क्या हो जाएगा, उसका कहना शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, बिल्कुल पूर्णांक है। फिर अगली बात आती है, चौथा वाला स्टेटमेंट इसका आया है, ये कह रहा है क्या -17 -5 से बड़ा होगा। आप संख्या रेखा पर देखिए, -17 क्या -5 से बड़ा होगा। आप देख रहे हैं -5 पहले आएगा संख्या रेखा पर या -17 पहले आएगा। आप कहेंगे सर -5 यहाँ पर पहले आ जाएगा, और जब -5 और -17 तो आप देखेंगे इधर कहीं होगा। जब -17 इधर कहीं होगा, -5 यहाँ है, तो जीरो के माइनस वाली नेगेटिव वाली जो भी पूर्णांक हैं, जीरो के जो जितना नज़दीक है वही उतना क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। उस कंडीशन में आप ये कहोगे कि अगर मैं कह दूं कि -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आप कहोगे -1 बड़ा है -2 से। इसी तरह हम कह दें कि क्या -5 बड़ा है या -17 बड़ा है, तो आप कहोगे -5 बड़ा है -17 से। तो ये जो स्टेटमेंट है -17 कह रहा है -5 से बड़ा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, अतः आप लिखेंगे ये क्या हो गया है, असत्य हो गया है। अगली बात इसमें अगला कह रहा है 21 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई गई होगी, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। तो आपको मालूम होना चाहिए जो पूर्ववर्ती संख्याएं होती हैं, किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या जो उसकी संख्या होती है ठीक उसके एक पहले की संख्या होती है, और जब अनुवर्ती की संख्या की बात करते हैं तो ठीक एक बाद की संख्या होती है। अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें क्या कर देंगे, ठीक एक बाद का मतलब एक जोड़ देंगे उसमें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 21 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। 21 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो 21 की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 21 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इस तरह से चौथा सवाल क्या है, चौथे सवाल में कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। एक आयताकार मैदान है इस तरह से, और इस आयताकार मैदान का जो एरिया दिया हुआ है वो कितना है, 0.5 हेक्टेयर है। 0.5 हेक्टेयर इसका एरिया दिया हुआ है, और इसकी एक भुजा 125 मीटर दी गई है। तब आपसे कहा जा रहा है इसकी दूसरी भुजा की माप क्या होगी। तो हमने ABCD एक आयताकार मैदान खींच लिया, अब इसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर लिख लिया है, इसकी एक भुजा 125 मीटर लिख ली है, दूसरी भुजा मान लिया अपनी तरफ से क्या है, x है। और आपको दूसरी भुजा निकालने के लिए आप सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, हेक्टेयर को सबसे पहले मीटर में, जो इसका दिया क्षेत्रफल है उसको सबसे पहले मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, ताकि एक ही यूनिट में आ जाए। जब एक ही यूनिट में आ जाएगा तब आप उत्तर को क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। और आप सबसे पहले जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर, इसको पहले किस में बदलेंगे, इसको पहले बदलेंगे हेक्टेयर को बदलेंगे आप वर्ग मीटर में। और आपको मालूम होना चाहिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो आप इसको वर्ग मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा कर देंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे। इस तरह से 10,000 से जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5,000 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा, 5,000 वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल तो आ गया 5,000 वर्ग मीटर। अब ये आयताकार कोई मैदान है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जब इसका सूत्र हो जाएगा तो आपको पता है ये आया है कितना, 5,000 वर्ग मीटर। तो इसका मान रख लेंगे 5,000। अब बराबर लंबाई को 125 दी गई है, और आपने दूसरी जो चौड़ाई है उसको क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब आप इसको निकाल पाएंगे। अब आप कह देंगे ये हो जाएगा x बराबर 5,000, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 125 आ जाएगा। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 दहामन 50 होता है, 2 जीरो और लगा देंगे, 25 चक्कू 100 होता है, जीरो हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कितना आ गया, x बराबर 40 मीटर। चूंकि मीटर में इकाई थी, आपने इसको भी मीटर में चेंज कर लिया था, इसलिए x का मान क्या आ गया, 40 मीटर आ गया। चौथा क्वेश्चन इस तरह से आपने क्या कर लिया, हल कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 1 घन मीटर कितने लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर कितने लीटर के बराबर होता है। आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम अगर कोई ऐसी टंकी बनाते हैं, कोई ऐसी घन के आकार की टंकी बनाते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर,
चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, तभी तो घन के आकार की टंकी बनेगी, 3 यूनिट बराबर होंगी। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी 1 मीटर क्यूब। तब ये कहा जाता है अगर 1 मीटर क्यूब घन के आकार की आप टंकी बनाते हैं तो उसके भीतर जो कितनी धारिता का पानी समाएगा, तो आप कह पाएंगे 1000 लीटर। तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कि 1 मीटर क्यूब, जिसका जो सवाल है कि 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, तो आप इसका जवाब क्या दे देंगे, 1000 किसके बराबर आ जाएगा, लीटर के बराबर आ जाएगा। अतः आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पांचवें का चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से 5 बहुकल्पीय प्रश्न थे। इन 5 बहुकल्पीय प्रश्नों को हम लोगों ने आपको लोगों हल कराया। और अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा। 6 में कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -5/18 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करिए। उस मान लिया पहली परिमेय संख्या a है, मान लिया अपनी तरफ से, और दूसरी परिमेय संख्या b है। उसने कहा है इन दोनों परिमेय संख्याओं का, छठा क्वेश्चन, इन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल प्रश्न में दिया है -1/3 है। और यह भी कहा उनमें से, जैसे कि पहली परिमेय संख्या a मानी, दूसरी b मानी है आपने, दोनों का योगफल -1/3 जैसा कि उसने प्रश्न पत्र में दिया है। लेकिन एक परिमेय संख्या उसने a बराबर मान लिया दे दिया है, a बराबर -5/18 दे दिया है। तो आपसे पूछ लिया है दूसरी परिमेय संख्या का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, a की वैल्यू -5/18 आप रख लेंगे और b ऐसे ही रख लेंगे, बराबर आ जाएगा -1/3। तो आप कह पाओगे b बराबर हो जाएगा -1/3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो b बराबर हम इसको लिख पाएंगे, ये 18 एलसीएम हो गया, -1 इंटू, अब देखें 3 6 जा 18 होता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस 5 18 बन जाए 18। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 प्लस 5 क्या आएगा, 18। इसको आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा, -1/18। -6 प्लस 5 कितना आ जाएगा, -1/18 आ जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल का भी जवाब निकाल पाओगे। फिर 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। एक ऐसा खेत है जो वर्ग के आकार है। अब आपको मालूम होना चाहिए वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ABCD मान लिया एक वर्ग है और उसने एक वर्ग की एक भुजा का मान दिया है 3x + 17। इस तरह से वर्ग की एक भुजा कितनी दी है, 3x + 17 दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि x बराबर -3। x बराबर कितना दिया है, -3 दिया हुआ है। आप जैसे ही -3 यहां पर पुटअप करोगे तो वर्ग की एक भुजा का मान आ जाएगा। तो उस कंडीशन में a भी आप निकाल पाओगे। अब जब वर्ग की एक भुजा आ गई तो उसका क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। आप सूत्र को लगा लेंगे और प्रश्न को हल कर लेंगे। तो AB बराबर 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे -3 प्लस आगे कितना है, 17 है। तो AB का मान जो है ये आएगा -9 + 17। तो इस तरह से आप देखेंगे कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। जब आप इसकी एक भुजा 8, चूंकि ये जो मान दिया हुआ है ये मीटर में मान दिया हुआ है, किस में दिया है, मीटर में, अतः ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं वर्ग की एक भुजा कितनी आई, 8 मीटर आई है। उस कंडीशन में आप कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। और आपको मालूम है जब AB एक भुजा का मान आ गया है 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये भी 8 मीटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 64 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 64 वर्ग मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक समीकरण उसने दिया है 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में x का मान क्या होगा। तो प्रश्न बड़ा आसान है, केवल आपको इसको समझने की जरूरत है। 8वें प्रश्न में कह रहा है कि कोई समीकरण दी है 12/5 बराबर 2/5 और प्लस 2x/5 में x का मान क्या होगा। x का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है। आप इसको क्या करेंगे, 12/5 ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर 5 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 + 2x हो जाएगा। आप जान रहे हैं इससे ये कट जाएगा, या आप तिरक गुणा कर लें तब काट दें। तो आप देखेंगे 12 बराबर हो जाएगा 2 + 2x। अब आप इसका पक्षांतर करोगे तो 12 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2x।
इसलिए 10 बराबर क्या आ जाएगा 2x, और x बराबर क्या पाओगे 10/2x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ जाएगा। तो आपने इसका जवाब निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में ये कह रहा है कि 114, 380 और 133 का मासा ज्ञात करो। मैंने आपका सिलेबस देखा तो उसमें ये दिया हुआ कि जो 3 संख्याएं होंगी उनके संदर्भ में आपसे ये मासा पूछा जाएगा या लासा पूछा जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, मासा या लासा का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सवाल निश्चित रूप से, चूंकि पूरे चैप्टर में 3 संख्याओं को लेकर के उसने बात कही है, तो आप एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा परीक्षा में। आप इसको जो है अच्छी तरीके से इसको जो है सॉल्व करना सीखिएगा। तो अगर इनका हमें मासा निकालना तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को इस तरह से इसका भाग विधि से अगर हम मासा निकालना चाहें तो तरीका इसका क्या होता है, हम क्या करेंगे 114 सबसे छोटी संख्या जो है और जो सबसे बड़ी संख्या इसको यहाँ रख लेंगे। इस तरह से हम अगर देखें तो 114 को 380 से आप काटोगे तो अगर हम देखें अगर 3 बार ले जाते हैं तो 314 3 कितना हो जाएगा 42। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा और ये कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। अगर आप पुनः इसको 114 से डिवाइड करेंगे इस तरह से तो आप इसको अगर 3 बार ले जाते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 3 3 9 2 11। तो इस तरह से देखा इसका कितना आया है 38 आया है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का मासा अगर 38 आया तो 133 के साथ आप जब इसको वो करेंगे इस तरह से तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो 38 को आप भाग करिए 133 में। भाग करने के बाद आप देखेंगे कितनी बार आप ले जा सकते हैं। 4 बार आप ले जाके देखिए तो 8 चक्कू 32 और 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में आप ले जाइए तो आप देखेंगे 8 3 24 होता है, हासिल 2 हो जाएगा, 3 3 9 2 क्या हो जाएगा 11। आप इसको घटाएंगे कितना आएगा 13 से 4 गया 9 आएगा, यहाँ पर 2 से 1 गया 1 हो गया 19 आ गया। फिर उसके बाद 19 से आप करोगे 38 को पुनः तो 19 दूना कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो इस तरह से देखा इन सारी संख्याओं का क्या आया है मासा, इन सारी संख्याओं का मासा हमारा आ गया है 19। कितना आया है 19 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मासा आप लोगों ने निकाला है वो इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को पूरी तरह से क्या कर देगा, काट देगा, और यही वो सबसे बड़ी संख्या है। यही वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को क्या कर देगा, काट देगा पूरी तरह से। तो आप इस चीज को भी आपने देख लिया, इनका मासा इस तरह से ही आया। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न को भी आप ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। और जो भी क्वेश्चन इस तरह के आए हैं ज्योमेट्री को लेकर के, मैंने सारे लेक्चर अपने उस पर डाल दिए हैं। आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वहां पर जा करके अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके सेमेस्टर मैथमेटिक्स चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, सारी मैथमेटिक्स आपको, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको हमारे मैथमेटिक्स के पोर्टल पर मिल जाएंगे। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप सर्च करिएगा, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी हो आप पढ़ सकते हैं। इसका 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न में ये कह रहा है कि इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है और चित्र बना हुआ है। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इस तरह से उसने बनाया हुआ है। ये आधार भुजा है AB और ये C है, ये D दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा उसका क्या कहना है। प्रश्न थोड़ा सा गंभीर है और गंभीर प्रश्नों के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसने कहा कि पार्श्व चित्र में AC बराबर BD, AC जो है वो BD के क्या है बराबर है। ध्यान दीजिएगा, AC बराबर BD दिया है उसने। और दूसरी बात क्या कह दी है, दूसरी बात कही है BC बराबर AD, BC जो है AD के बराबर, अर्थात इस त्रिभुज की ये भुजा और इस वाली त्रिभुज की ये भुजा के बराबर है। तो दो आधार भुजा पर दो अलग अलग त्रिभुज उसने बना दिए हैं, जिसमें से पहले वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। अब इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। तो उस कंडीशन में ये कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD होगा, या सेकंड ऑप्शन कह रहा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDA होगा, ट्रायंगल BDA होगा,
और तीसरी कंडीशन में उसने कहा त्रिभुज ABC इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम होगा ABAD की। आपको ये चेक करना है। तो हमारी बात को समझेंगे तो कुछ भी इसमें आपको कठिन नहीं लगेगा। आप त्रिभुजों की सर्वांग समता को ना पढ़े हों तो हमारे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने विस्तृत हर चीज़ को उसमें बताया है, आप बड़े आराम से उसको समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस आधार भुजा पर कह रहा है कि दो त्रिभुज बनाए गए और ये वाली भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा यानी AC भुजा इस वाले त्रिभुज की BD भुजा के बराबर है। यहाँ पर दो त्रिभुज देखने में आ रहे होंगे आपको, एक ABC पहला त्रिभुज और दूसरा ABD दूसरा त्रिभुज देखने में आ रहा होगा। तो इन दो त्रिभुजों में इस वाले त्रिभुज की भुजा AC इस वाले त्रिभुज की भुजा BD के बराबर है, इस वाले त्रिभुज की भुजा AD इस वाले त्रिभुज की भुजा BC के बराबर है। और आपको मालूम है तीसरी भुजा तो दोनों के लिए कॉमन ही है, तो तीसरी भुजा तो वैसे भी बराबर हो जाएगी। और वैसे भी किन्हीं भी दो त्रिभुजों की अगर दो भुजाएं बराबर हों तो तीसरी भुजा का मान अपने आप बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो तीसरे कोण की माप भी बराबर आ जाएगी, इसलिए तीसरी भुजा भी बराबर आ जाएगी। तो उस कंडीशन में आप ये कह पाओगे अगर दोनों त्रिभुजों की भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो निश्चित रूप से त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। मैंने आपको बताया भी था सर्वांगसमता की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हों। तो संगत भुजाएं तो बराबर हो ही गई, उसका पहला पार्ट साइड 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 बराबर हो गया है, तो साइड्स के सामने के जो एंगल हैं वो भी बराबर हो जाएंगे, तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगी। तो आपने देखा ये कह रहा है त्रिभुज ABC किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, हमको ये चेक करना है। अब आप ध्यान देना इस बात को, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल ABC। तो आप देख रहे हैं अगर कोण A की मैं बात करूं तो ये कोण ABC पूछ रहा है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो इस वाले ट्रायंगल का अगर कोण A की मैं बात कर रहा हूं तो A के सामने की भुजा क्या है? BC है। A के सामने की भुजा क्या है? BC है, जहां मैंने डबल का मार्क किया हुआ है। तो यहां दूसरे वाले त्रिभुज में डबल मार्क की भुजा कौन सी है? आप कहोगे AD है। तो AD के सामने का कोण कौन सा है? B। तो स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंटी की स्टार्टिंग होगी ट्रायंगल B से हो जाएगी। फिर अगली बात आ रही है, दूसरा वाला है एंगल है B। तो अगर आप B को देखेंगे पहले वाले त्रिभुज में, B के सामने की भुजा क्या है? AC है। आप देखें B के सामने की भुजा क्या है? AC है। तो जब B के सामने की भुजा AC है, जहां पर सिंगल मार्क मैंने किया है, तो दूसरे वाले त्रिभुज में सिंगल मार्क की भुजा BD है, इसके साथ ये हो जाएगा। और तीसरा कौन सा बचा? D। ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा, तो BAD हो जाएगा। तो इस तरह से ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या आ जाएगा? BAD हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको निश्चित तौर पे समझा होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, केवल ये समझना था, क्योंकि भुजाएं अलग अलग थीं, संगत एक दूसरे के बराबर थीं, केवल यही समझना था कि किस भुजा के सामने का कोण कौन सा है। तो आपने यहां ध्यान दिया, A कोण के सामने की भुजा यहां पर अगर BC है तो निश्चित रूप से BC पे देखिए मैंने BC पर डबल मार्क किया हुआ, तो यहां डबल मार्क के सामने का कोण B है। तो स्टार्टिंग कहां से की? मैंने B से की। इस बात को आप ध्यान दीजिए। और फिर से हम देख रहे हैं B, तो यहां पर B के सामने का की जो भुजा है, कोण B के सामने की भुजा यहां पर देखने में आ रही होगी AB है। अगर कोण B के सामने की भुजा AB है, जहां सिंगल मार्क है, तो इस वाले त्रिभुज में सिंगल मार्क कौन है? BD है। सिंगल मार्क BD है, तो इसके सामने का कोण कौन सा है? A है। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने A लिख दिया है और लास्ट में D बच ही जाएगा। अतः त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसने ये कहा कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन इसने जो पूछा है। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि इस तरह से दिया हुआ है, -4 - 17 प्लस 10 × 3 -5 का मान क्या होगा, का सरलतम रूप क्या होगा, इसको सरल करने पर मान क्या निकलेगा। तो आपको बॉडमास रूल पढ़ाया गया होगा, जहां आपको बताया गया होगा बॉडमास रूल के अंतर्गत
सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है, उसमें भी रूलिंग करनी है क्या, सबसे पहले डिवाइड करेंगे अगर है तो, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप अगर देखें तो इसमें ब्रैकेट को ऑफ करने के लिए इसमें डिवाइड तो कहीं आया नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई जरूर आया, तो इसको इस वाले स्टेप को पहले हम खोल देंगे। तो ये आ जाएगा -4, 4 -17 प्लस इसको ये आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। और आगे देख रहे हैं -5, क्योंकि 10 यहाँ 30 होता है, गुणा पहले करेंगे आप, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप। तो इसको सॉल्व करने के लिए माइनस, अब आप 4 से 17 घटाओगे तो आप कहोगे कितना आ गया, 13 4 17 होता है, तो ये आएगा -13। तो ये -13 और ये माइनस एक बाहर है, गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13 हो जाएगा। इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। तो +13 आगे लिखा हुआ है +30 और माइनस क्या लिखा है 5 लिखा हुआ है। तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये कितना आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और आप जानते हैं 38 आएगा। 43 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने भी इस सवाल को सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद 11वें के बाद लघुत्तरी प्रश्न में 12वां जो सवाल उसने पूछा, 12वें सवाल में कह रहा है आपसे कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। एक भिन्न का हर, क्वेश्चन इसको लिखे दे रहे हैं, एक भिन्न का हर 12वें क्वेश्चन में, 12वें क्वेश्चन में कहा कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो आप क्वेश्चन को लिख लें, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करिए। अब देखिए, मान लिया हमने अपनी तरफ से, उसने कहा कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक, अपनी तरफ से मैंने मान लिया, माना कोई भिन्न, भिन्न अंश बटे हर से बनती है ना, माना कोई भिन्न जिसका अंश क्या है x है, जिसका अंश क्या है x, हमने मान लिया अपनी तरफ से x है, और हर क्या है y है, और हर y है। तब आपका भिन्न क्या बन जाएगा, तब आपका भिन्न बन जाएगा x बटे y। जब आपने अंश बटे हर लिखा है, अंश को x माना और हर को क्या माना है, y माना है, तो भिन्न क्या आपकी हो जाएगी, x बटे y हो जाएगी। अब उसका क्या कहना, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा भिन्न का हर अपने अंश से एक अधिक है। तो इसका मतलब जो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार ये कहा उसने कि भिन्न का जो हर है वो अंश से एक अधिक है। अंश में x है, उससे क्या है, एक अधिक है। तो आप देख रहे हैं अंश को x माना था, तो यानी y जो है अंश से एक अधिक है, +1 आ जाएगा। तो आप निश्चित तौर पे इसको हल करोगे जब, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 1 हो जाएगी। पुनः लिखेंगे प्रश्नानुसार। उसने कहा अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, पुनः प्रश्नानुसार। अब देखो, इस तरह से अगर करेंगे तो यहां से नई भिन्न क्या बन जाएगी, यहां से नई भिन्न बन जाएगी x बटे y की जगह पे यहां पे कितना आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। ये आपकी नई भिन्न बन गई। पुनः प्रश्नानुसार उसने कहा कि अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर। अब आप देख रहे हैं इस भिन्न में अंश में भी एक घटा देंगे, और जो हर है उसमें भी क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। घटाने पर क्या हो जाता है, भिन्न का मान 1/2 प्राप्त होता है। भिन्न का मान क्या प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या होगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x - 1/x बराबर आ जाएगा 1/2। त्रिया गुणा करेंगे आप, त्रिया गुणा करोगे तो आ जाएगा 2x - 2 बराबर x। आप इसको इधर ले जाओगे तो 2x - x बराबर आ जाएगा 2। तो आप देख पाओगे x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो x बराबर जब 2 आ गया है तो इसका मतलब अंश में तो 2 आया, और हर y बराबर क्या है, x + 1। तो आप जान रहे हैं इसका जैसे ही y बराबर, तब y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2 + 1। इसका मतलब y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो x का मान क्या आया, 2, y का मान 3 आ गया। आपने भिन्न मानी थी x बटे y, तब भिन्न बराबर क्या आ जाएगा, भिन्न बराबर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो आपने भिन्न को क्या लिख दिया, 2/3। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 14 है। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है।
छोटी संख्या के 2 गुने से क्या है, 2 कम है। ठीक है, दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो यहां पर मेरी बात को समझने का प्रयास करना। 13वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 14 है। तो अगर हम मान लें कि जब दो संख्याओं का अंतर 14 है तो अगर हम अपनी उनमें से छोटी संख्या मान लें तो बड़ी संख्या ऑटोमेटिक निकल आएगी। मान लिया छोटी संख्या हमारी, माना छोटी संख्या क्या है, x है, x है, तब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। जब दो संख्याओं का अंतर कह रहा है 14 है तो उस कंडीशन में दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, x प्लस 14। क्यों, क्योंकि घटा के देखो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जब दो संख्याओं का अंतर 14 है तो एक माना अपनी तरफ से छोटी संख्या x मान लिए, तो बड़ी संख्या उस कंडीशन में क्या होगी, x प्लस 14। तभी तो अंतर आप हर कंडीशन में पाएंगे कि 14 आ रहा है। तो जब आप उसने जैसा कहा वैसी हमने कंडीशन के अनुसार मान लिया। अब वो कह रहा है संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा। तो बड़ी संख्या ये है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का आधा यानी x प्लस 14 का आधा 1/2। बड़ी संख्या का आधा क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। छोटी संख्या x मानी थी, इसके 2 गुने से, इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुने से कितनी कम है, 2 कम है। इसके 2 गुणों से 2 कम है। तब उसने कहा है, क्या कहा, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 4x माइनस 4 हो जाएगा। तो x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4। आप पक्षांतर कर लीजिए तो इधर लाओगे तो 14 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। उधर हो जाएगा 4x माइनस x, तो 18 बराबर आ जाएगा 3x। आप लिखेंगे x बराबर 18/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 6 आ गई, 6 18 होता है। तो आप देख पा रहे हैं x का मान कितना आया है, 6 आ गया है। तो दूसरी बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 14। अतः बड़ी संख्या, छोटी संख्या कितनी आ गई, x बराबर, छोटी संख्या x बराबर आ गई है 6। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 6 प्लस 14 अर्थात 20। आप चाहें तो उत्तर की भी जांच भी कर सकते हैं। उसने कहा कि बड़ी संख्या का आधा यानी बड़ी संख्या का आधा 10 हो जाएगा। छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो छोटी संख्या के 2, छोटी संख्या 6 आई है, 6 का 2 गुना 12 कर देंगे, 12 से 2 घटा देंगे 10 ही तो आएगा। उत्तर की जांच भी हो गई। फिर उसके बाद आप कह रहा है 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि किसी परीक्षा में 22 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांकों का विवरण निम्न प्रकार है। 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। आपको बारंबारता सारणी बनाने के लिए कहा गया है। 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में 22 आंकड़े उसने दे रखे हैं और मैं इनको बोर्ड पर लिख रहा हूं। पहला है 67, फिर है 52, फिर है 54, फिर है 66, फिर है 88 और फिर है 82, फिर है 67, फिर है 54, इस तरह से। फिर 50 है, फिर 66 है, फिर आप देखेंगे तो 50 है, फिर 67 है, इस तरह से 50 फिर है, फिर 50 है। इस तरह से आप फिर आगे बढ़ेंगे तो उसने 50 के साथ 2 बार दिया है। फिर 48 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 55, फिर दिया हुआ है 56, फिर दिया हुआ है 67, फिर दिया है 88, फिर दिया है 67, फिर दिया है 78, फिर दिया है 83। इस तरह से 22 संख्याएं दी गई हैं। 1 2, पहली संख्या 67 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 संख्याएं उसने प्रश्न में दे रखी हैं। अब वो कह रहा है कि जो भी प्राप्तांक दिए गए हैं इन प्राप्तांकों को 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित करके बारंबारता सारणी बनाइए। तो हम अगर देखें तो यहां पर सबसे छोटी संख्या हमको देखने में कौन सी आ रही है, सबसे छोटी संख्या यहां पर आप देखोगे तो पूरी सीरीज में सबसे छोटी संख्या मुझे 48 नजर आ रही है। शायद इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। तो हम जब 10-10 का वर्ग अंतराल बना रहे हैं तो
तो हम 40 से लेकर से 50 के बीच में बना लें तो 10 का हमारा आ जाएगा। तो हम यहां लिख लेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हम देख रहे हैं वर्ग अंतराल में 40 से लेकर के 50 के बीच में कुल कितनी संख्या है। इसी तरह हम देखेंगे 50 से 60 के बीच में कुल कितनी है, 60 से 70 के बीच में कुल कितनी है, 70 से 80 के बीच में कितनी है, 80 से 90 के बीच में कितनी है। सर 90 से कोई बड़ी नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं लग रहा है मुझे है कोई। अब यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता का मतलब ये हुआ कि 10-10 के अंतराल में 40 और 50 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच में ये 40 और 50, 40 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्याएं हैं आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे शायद 40 से इसमें 40-50 के बीच में एक 48 नजर आ रही है मुझे, और दूसरी अगर आप काउंट करेंगे तो 40 और 50 के बीच की आप ढूंढेंगे तो मुझे एक ही संख्या यहाँ नजर आ रही है। और दूसरा वाला जब 50 और 60 के बीच की निकालेंगे तो अगर बीच 40-50 के बीच में एक यहाँ पर आप देखेंगे तो एक 50 और एक 50 ये भी आ जाएगी। अगर आप बीच की निकाल रहे हैं 40 और 50 के, तो जब बीच की निकालेंगे तो 41, 42, 43, 44, 45, 50 को कंसिडर कर लेंगे। तो 50 को जब कंसिडर कर लेंगे तो नेक्स्ट वाले में 50 को कंसिडर नहीं, उसके 51 से शुरू करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो आप यहां पर देखें कितनी संख्या आपको मिल रही है। तो एक तो ये मिल रही, एक ये मिल रही, 2, और यहां पर आप देखें एक शायद ये 3 मिल रही है, और जो 50 या उससे कम हो 3 के अलावा और तीसरी देखिए कोई संख्या आपको नजर आ रही है। मेरे ख्याल से 3 ही संख्याएं हैं। फिर उसके बाद आप ध्यान देंगे 50-50 3 बार है, सॉरी 1, 2 और 3 बार है, और ये 4 बार है। तो आप देखेंगे 4 ये हो गई, और 4 के बाद एक 48 आपको नजर आ रही है, ये 5 हो गई। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इसमें कुल कितनी हो गई हैं, 5 हो गई। हम लास्ट में देख लेंगे हमारी संख्याएं 22 आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कहीं छूट रही होगी तो उसमें कंसिडर हो जाएगी। फिर उसके बाद 50 और 60 के बीच में अगर हम देखें तो 51 से लेकर 60 तक देखते हैं। तो 51 से लेकर के 60 तक आप देखते हैं तो यहाँ पर एक 52, एक ये हो गई, 2 ये हो गई, और उसके बाद 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, और आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, इस तरह से। तो यहाँ पर भी आपको कितनी नजर आ रही है, 5 आ रही है। फिर उसके बाद 60 से 70 यानी 61 से 70 के बीच में आप देख लीजिए कितनी है। तो एक तो ये हो गई, 1, 2 ये हो गई, आप देखेंगे 3 हो गई, और यहाँ देखेंगे 4 हो गई, ये 5 हो गई, इस तरह से। और आप देखेंगे ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, तो यहाँ पर आपको 7 नज़र आ रही हैं। फिर आप देखें 70 और 80, 71 से शुरू करेंगे तो 71 से 80 के बीच में, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस तरह से। यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आ रही है इसमें, हाँ, और यहाँ पर आप देखें एक ये मुझे मिल रही है, तो एक के अलावा एक इसमें भी हम लिख लेंगे। 80 और 90 के भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 81 से शामिल करते हुए इसमें कंसिडर करेंगे। तो हम देखें तो एक तो ये है, 2 हो जाएगी, और उसके बाद आप देखेंगे इस 2 के अलावा और एक ये तीसरी हो जाएगी, तीसरी, और आपको ये चौथी हो जाएगी। इस तरह से आप इसको जोड़िए, 10 × 17, 17 × 4 21, और एक क्या हो गया, 22 हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि कुल 22 संख्याएं आपकी आ गई हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसकी आपको क्या बनानी है, बारंबारता सारणी बनाने के लिए उसने कहा है क्वेश्चन में, कह रहा है विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी बड़ी सिंपल है, आप आराम से इसको कर पाएंगे। यहाँ पर आप एक तरफ क्या करिए, एक तरफ आप ले लीजिए इस तरह से, एक तरफ x अक्ष पर और एक y अक्ष है आपका। इस पर आप क्या करेंगे, इसमें आप वर्ग अंतरालों से बांट लीजिए। 0 है, ये मान लिया, आप डायरेक्टली यहाँ पर 50 ले आइए, क्योंकि 40 ले आइए, 40 से शुरू करोगे आप, ये 50 कर दीजिए, ये 60 कर दीजिए, इस तरह से, ये 70 कर लीजिए, 80 कर लीजिए, 90 कर लीजिए। इस तरह से आप बारंबारता को आप यहाँ से दिखा लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरह से 7 हो जाएगी। और आप क्या करेंगे, जिसकी जितनी बारंबारता है उसको उससे आप क्या करते हैं, मिला देंगे। जैसा कि आपने कहा कि 40 से 50 के बीच में 5 बार आया है, तो आप इस तरह से 5 के ऊपर खड़ा कर देंगे। यहाँ पर 1, 2, अगर आपने 1, 2, 3, 4 ये 5 माना हुआ है,
तो आप क्या करेंगे, इसको खड़ा कर देंगे, इस तरह से आप देखेंगे। तो ऐसे आप इसको पूरे डायग्राम को बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितनी बार आपको मिलेगा आप उसको बना लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। 50 से 60 के बीच में 7 है तो 7 के ऊपर खड़ा कर लेना, कोई समस्या नहीं, आप इसको बना लेंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में उसने ये पूछ लिया है कि 8y + 3x का होल क्यूब, 8y + 3x का क्या है, होल क्यूब पूछा है, और -3x - 8y का होल क्यूब। 15वां क्वेश्चन क्या कहा है, 8y + 3x का होल क्यूब -3x - 8y का होल क्यूब, ये क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग तरीके हैं, चाहे आप इसको a + b का होल क्यूब मान करके खोलें, और इससे थोड़ा सा सरल आसान तरीका ये पड़ेगा, आप जान रहे होंगे कि a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a - b का अगर मैं होल क्यूब करूं तो आप कहेंगे a³ - b³ - 3ab, और ब्रैकेट में a - b। अगर यहां से मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूं, चूंकि मैं इसको a मान रहा हूं, इसको पूरा कैपिटल B मान रहा हूं, उस कंडीशन में आप देखेंगे a³ - b का फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो आप कहेंगे a³ - b³ बराबर आ जाएगा a - b का होल क्यूब, और ये उधर जाएगी तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी 3ab, और ब्रैकेट में a - b। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको a मान ले रहे हैं, कैपिटल A मान लें, इसको कैपिटल B मान लें, और उसी पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में इनको हम यही इसी के अकॉर्डिंग रख लेंगे इनकी वैल्यू। तो इनके अकॉर्डिंग जब हम रखेंगे, इसको a मान रहे हो, इसको b मान रहे हो, तो a - b का होल क्यूब कह रहा है, तो उस कंडीशन में ये a मानोगे और ये माइनस जब b करोगे तो आप देखोगे 8y + 3x, 8y + 3x, और जैसे ही माइनस करोगे तो ये -3x हो जाएगा, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, +8y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि घटाना चिन्ह बदल जाएंगे। तो a - b का होल क्यूब तो ये हो गया, और आप देखें तो यहां शायद +3x - 3x कैंसिल आउट हो रहा है। आगे कह रहा है +3ab, a आप जान रहे हैं a क्या था, a ये था और b ये था, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 8y + 3x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3x - 8y, 3x - 8y। 3ab आपने रखा है, आपने a की वैल्यू उठा के रख ली, b की वैल्यू उठा के रख ली, यहां पर मल्टीप्लाई करा दिया आपने। फिर आप कह रहे हैं a - b, यानी फिर से इसको क्या करना है, माइनस करना है। अभी यहां पर हमने माइनस तो किया ही था, जब माइनस किया था देख रहे थे ये तो कट ही रहा था, उस कंडीशन में 8y कितना हो जाएगा, 16y हो जाएगा। तो आप इसको जो है इंटू यहां पर 16y डायरेक्टली भी रख सकते हैं, इस तरह से 16y हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 8y का होल क्यूब, 8 × 8 = 64, 64 × 8 इस तरह से आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8y का होल क्यूब, इस तरह से, प्लस 16y का क्या हो जाएगा, 16y का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। 8 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16y का होल क्यूब हो जाएगा। फिर आप यहां पर देखें 3, आप देखें a + b, और यहां पर हम चाहें तो एक माइनस चिन्ह बाहर निकाल करके इसको हम 8y और प्लस का 3x बना सकते हैं। 8y माइनस का 3x बन जाएगा। तो 8y - 3x बनाने के लिए माइनस चिन्ह आप कॉमन लोगे तो ये प्लस का जो 3 है माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस टर्म को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं 8y + 3x, और इसको मैं जानबूझ के 8y - 3x बना रहा हूं, इसलिए क्योंकि a + b या -b टाइप का बन जाए, a² - b² बन जाए, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो आपने मैंने इसके लिए क्या किया, इसके लिए माइनस चिन्ह मैंने बाहर निकाल लिया है, तो +3 को मैंने -3 बना लिया। तो इस तरह से आप 16y का होल क्यूब और -3, ये हो जाएगा आपका a + b, a - b आप देख रहे होंगे। तो a + b, a - b क्या होता है, a² - b², तो हो जाएगा 8y और -3x का, 8y का स्क्वायर -3x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 × 8 = 64y² आ जाएगा, 64y² आ जाएगा, माइनस का 9x² आ जाएगा, और इंटू आप जान रहे बाहर 16y रखा ही हुआ है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर 16y इसका होल क्यूब और माइनस आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा, 48, और आप इसको गुणा करने के बाद 64y² - 9x², और यहाँ पर आपका y यहाँ पर ले आइए। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। मल्टीप्लाई कराने के बाद आप बड़ा आसान है, आप इसको बड़े आराम से जनरेट कर पाओगे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद आप हाथों के घटते हुए क्रम में
इसको मैनेज कर पाएंगे। मैनेज करने के बाद आप सबसे बड़ी घात, छोटी घात, इस तरह से लास्ट में अचर पद को आप लिख लेंगे। इस तरह से आपका क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए इस मैदान का कुल कितने लीटर पानी गिरा। बहुत अच्छा सवाल है। उसने ये कहा कि एक आयताकार मैदान है इस तरह से, इस आयताकार मैदान में उसने कहा कि आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है, मान लिया इसको ये लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। ये 16वां क्वेश्चन है हमारा। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है इस आयताकार मैदान के चारों ओर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान में कुल कितने लीटर पानी गिरेगा। बहुत अच्छा सवाल है। हम आयताकार मैदान था और जब इसके ऊपर 5 मीटर पानी गिरेगा, उसने कहा 5 सेंटीमीटर जब पानी गिरेगा तो हमारी एक तीसरी डायमेंशन क्रिएट हो जाएगी हाइट की। तो हम इसको अगर थोड़ा सा इस तरह से बनाने की कोशिश करें, ये आप इसको इस तरह से ये कर सकते हैं। तो आपने देखा पहली डायमेंशन, यहां पर अगर हम इसको आधार ये मानते हैं तो ये हमारा आधार ये हो जाएगा 30 मीटर, ये हमारा चौड़ाई हो जाएगी 15 मीटर। हमने आधार इसको मान लिया है ऐसे, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। ये हमारा आधार है और जब ये हमारा आधार है, उस कंडीशन में जब हमारी आधार रेखा 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर, ये 15 मीटर, तो इधर वाली 15 मीटर हो जाएगी। तो आधार पर उसने ये कहा कि आधार पर हाइट कितनी जनरेट हुई है, कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो उसने प्रश्न में कहा 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो हम देखें यहां पर यूनिट हमारी मीटर में है, यहां पर भी मीटर में है, लेकिन यहां पर वर्षा दे रहा है 5 सेंटीमीटर में है। तो हम चाहे या तो सारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें और या चाहे सारी मीटर में कन्वर्ट करें। चूंकि प्रश्न में पूछा है उसने कि कितने लीटर पानी भर जाएगा, अर्थात कितनी धारिता के बराबर इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम को पूछ रहा है, इसमें कितना वॉल्यूम कन्वर्ट होगा, तो कितने वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा। तो हम जान रहे हैं लीटर में जब पूछ रहा है तो हमको पता है कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। तो हम जब इसका आयतन निकालें तो मीटर क्यूब में निकालें, तभी हम उसको लीटर में बड़े आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इस यूनिट को क्या कर लें, चेंज कर लें। चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 100 से इसको डिवाइड कर लोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/100। तो आप क्या कह पाओगे, 10.05। तो आप इसको 10.05 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हम कहेंगे आयतन बराबर आयतन। तो आयतन आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, 3 डायमेंशन, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और आप जान रहे हैं ये 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये कितना है, आप इसको देख पा रहे हैं 10.05 है। आप इसकी गुणा कर लीजिए, 15 × 45, 450 हो गया और 10.05 हो गया। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करिए, 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20, 2 22 हो जाएगा, 1 0 ये बढ़ गया। और आप देख पाएंगे कि जब आप 2 संख्या बाद दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22.50 मीटर क्यूब हो गया। और आपको मालूम है कि 1000 मीटर क्यूब बराबर होता है, 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर बराबर होता है, मैंने आपको बताया कि 1 मीटर क्यूब के बराबर। तो यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो ये जब मीटर क्यूब में आया तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे। तो 22.50 को जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। और जैसे हम इसको 1000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 22,500 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22,500 लीटर आ जाएगा। तो इतना क्या हो जाएगा, पानी इसमें भर जाएगा। तो आपने देखा कि तीसरी डायमेंशन जब 5 सेंटीमीटर की वर्षा होगी तो उस दौरान जो आपका घनाभ के आकार की आकृति होगी, चाहे टंकी हो या कोई भी धारिता का वो हो, तो आप निश्चित रूप से कह पाओगे कि वहाँ पर पानी कितना भरेगा, 22,500 लीटर भर जाएगा। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 17वां क्वेश्चन है, उसमें फिर कह रहा है घनाभ की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे पूछ दिया उसने। चलो मैं यहीं पे लगा दे रहा हूँ। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई है, लंबाई कितनी 80 सेंटीमीटर में दी है शायद, और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर दी गई है, 40 सेंटीमीटर में दिया है। और आप देखें तो ऊंचाई बराबर कितना है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर।
तो 1 मीटर में आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर होगा, तो 120 सेंटीमीटर सीधे सीधे लिख लें, 120 सेंटीमीटर में होगा। अब उसने कहा घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात करिए। तो मीटर में ज्ञात करना बड़ा आसान है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 80/100 हो जाएगा, 10.8 आप कह पाओगे। और ये आप देखेंगे तो 40/100 हो गया, इसको लिखोगे 10.4, ये मीटर में सवाई यूनिट। जैसे 100 से भाग करोगे ये चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 1.2 मीटर। तो आप क्या करोगे, इसका आयतन निकालना है और आपको मालूम होना चाहिए घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो तीनों इसकी डायमेंशन की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 10.8 गुणे 10.4 गुणे 1.2 हो जाएगा। तो ये मीटर में हम मीटर क्यूब में लाएंगे इसका वैल्यूम को, तो 12 चक्कू 48 हो गया, 8 चक्कू 32, इसको लिखें 10.32 और इंटू आ जाएगा 1.2। अब आप इसको गुणा करेंगे, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 तियाँ 36, 36 और 2 कितना होगा 38 हो जाएगा। हम देख रहे हैं 3 संख्या बाद हमको दशमलव चाहिए, तो 0.384 घन मीटर कितना आ जाएगा, 0.384 घन मीटर। कैलकुलेशन का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है बाई चांस कहीं मिस्टेक हो जाए, आप उसको सही कर लीजिएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन, इसमें 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18वें क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 2x, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, और उसके बाद आपका जो प्रश्न पत्र है इसने कुछ 18 क्वेश्चन दिए हुए थे, और 18वें प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 2x की घात 2 प्लस 8x की घात 3 प्लस 11x और माइनस 12, और माइनस में यहाँ कह रहा है 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर, और फिर है माइनस का 2x और प्लस 13x की घात 3, इस तरह से -2, इसको हम मिटाए ले रहे हैं। -2, फिर आगे क्या कहा इसने, इस ब्रैकेट को बंद कर दे रहा है, और माइनस ये -4 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 5x की घात 3 है। उसने कहा कि इसको सरल करना है आपको, इसको क्या करना है आपको, सरल करना है, -4 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 5x क्यूब। अब इसको सरल करने के लिए बड़ा आसान है, आप ब्रैकेट के अंदर गुणा करते जाइए चिन्हों की, तो आएगा 2x की घात 2 प्लस 8x की घात 3 प्लस 11x माइनस 12। अब इसमें माइनस की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5x की घात 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा माइनस प्लस की गुणा माइनस 13x की घात 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप गुणा करोगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 3x की घात 2 हो जाएगा, ये प्लस 5x की घात क्या आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, जो x के 3 आर्डर वाले जो हमारे पास फंक्शन है उनको अलग कर लेंगे। x की घात 3 वालों को अगर हम देखें तो ये 5 प्लस 5x की घात 3 यहाँ पर है, और हम देखें तो 8 यहाँ पर है, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13x की घात 3 हो गया, और ये देखें माइनस 13x की घात 3 है, तो ये एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो कहीं x की घात 3 मुझे दिख नहीं रहा, तो इस तरह से हम देखें x की घात 3 वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया इस तरह से, 8 5 13 और माइनस का 13x की घात 3। फिर अगली बात आ रही है एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को देखें, 2x स्क्वायर ये, 5x स्क्वायर ये, तो 7x स्क्वायर हो गया, 7x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 3 10x स्क्वायर हो गया, और कहीं आपको नजर आ रहा हो, शायद मेरे हिसाब से नहीं, 10x स्क्वायर हो गया। और आप देखेंगे x वाले टर्म्स को देखेंगे तो 11x ये है, और 2x ये हो गया प्लस का, तो 11 2 कितना हो गया, 13x हो गया, और 13x से 2x ये माइनस का कह रहा है चला जाएगा, तो 13 से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 11x हो जाएगा। फिर आप देखें तो अचर पदों को आप लेंगे, तो अचर पदों में माइनस का 12 ये है, प्लस 2 ये है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 4 हो जाएगा -6, तो -6, और शायद मेरे हिसाब से और कोई अचर पद इसमें नहीं है। तो इस तरह से आप इसका जवाब निकाल पाओगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जल्दी ही हम कोशिश करेंगे जो 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।